he said to me, look at yourself in the mirror, like how you've become so skinny and ugly. And there was nothing but hope. And there was nothing but hope. लंदन के मॉडर्न ट्यूब स्टेशन के पास वाली रेस्टोरेंट में से एक नौजवान कपल कॉफ़ी पीने के बाद बाहर निकलता है। बाहर निकलकर दोनों को एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते जाना था, तो जाने से पहले दोनों एक दूसरे को गुड बाय किस करते हैं। रोमांटिक और मासूम सी इस एक किस की वजह से लंदन में एक ऐसा हत्याकांड हो जाता है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। ये कहानी है बनाज महमूद की, जिसका बेरहम रेप, टॉर्चर और हत्या किसी और ने नहीं, उसके खुद के परिवार ने प्लान की थी। बनाज महमूद बाबाकीर महमूद और बेहिया महमूद की पांचवी बेटी थी। साल 1995 में जब बनाज 10 साल की थी, तब उसके पिता अपने पूरे परिवार को साथ लेकर इराक छोड़कर इंग्लैंड में रहने के लिए आ गए थे। इंग्लैंड की नागरिकता मिलने के बाद पूरा परिवार साउथ लंदन के एक शहर में बस गया। वैसे तो बनाज के पिता बाबाकीर अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। इसके बावजूद घर के मुखिया की जिम्मेदारी छोटे भाई अड़ी आगा महमूद के सिर पर थी, शायद इसलिए कि सभी भाइयों में अड़ी आगा सबसे अमीर था। बनाज के इस चाचा को याद रखना, क्योंकि आगे की कहानी में उनका अहम रोल होगा। अब 10 साल तक इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी महमूद का परिवार वही इराकी ऑर्थोडॉक्स सोच से कभी बाहर ही नहीं आ सका। इनके परिवार में लड़कियों को किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं थी। छोटी सी उम्र में उन्हें जेनाइटल म्यूटिलेशन का शिकार बनना पड़ता। अगर आप जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में नहीं जानते तो 1 मिनट वीडियो को यही पॉज करके आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। लड़कियां अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी तो दूर दोस्ती भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में बनाज की शादी उससे उम्र में 10 साल बड़े इराकी लड़के से करवा दी गई। बनाज के खुद के बयान के मुताबिक उसका पति काफ़ी हिंसक और गालीबाज था। वो छोटी छोटी बातों में बनाज को मारता पीटता रहता था। उसकी मर्जी के खिलाफ बनाज का यौन शोषण करता था। बनाज के बयान के मुताबिक उसका पति पुराने ज़माने की 50 साल पुरानी सोच वाला इंसान था। Like he was a strict husband. Whenever he wanted to have sex, it was just his way, always his way. Like whenever I said no, or he wouldn't take no for an answer, and he would just start raping me. And he was thinking like in 50 years back. बनाज के घर वालों को भी पता था कि उनकी बेटी के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग बनाज को अपने पति के घर पर ही रहने को मजबूर किया करते, क्योंकि उनके मुताबिक लड़की अगर अपने पति का घर छोड़कर माँ बाप के घर रहने लगे तो ये शर्म की बात थी। कैसे भी करके बनाज 2 सालों तक तो अपने हिंसक पति के साथ रही, पर जब उसके ऊपर हो रहे अत्याचार ज़रा भी कम नहीं हुए, तब जाकर बनाज ने अपने पति का घर छोड़ देने का फैसला किया। बनाज अपने पति का घर छोड़कर भाग गई और सीधी पुलिस के पास गई। पुलिस में जाकर बनाज ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, पर बदकिस्मती से बनाज की शिकायत पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपने पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद बनाज सीधे अपने माँ बाप के घर गई, पर उसके माँ बाप के लिए बनाज का अपने पति को छोड़कर घर आ जाना शर्म की बात थी। उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने कम्युनिटी में उनके परिवार की इज्जत डुबोई है। ऐसे परिवार में जहाँ लड़की अपने माँ बाप के घर आ जाए तो माँ बाप की इज्जत खतरे में पड़ जाती हो, वहाँ उस लड़की के डाइवोर्स के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर बनाज के माँ बाप ने उसे वापस अपने पति के पास जाने के लिए समझाया, बहुत सारे हथकंडे अपनाए, पर बनाज अपने पति के अत्याचार से इतनी तंग आ चुकी थी कि वो अब किसी भी हालत में उसके पास वापस जाना नहीं चाहती थी। अपने माँ बाप के घर पर रहते हुए बनाज को एक ईरानी लड़के रहमत सुलेमानी से मिलना हुआ। दोनों को एक दूसरे से दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। बनाज को पता था कि उसका परिवार कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। ऊपर से उसका तलाक भी अभी तक हुआ नहीं था। इन दोनों ने अपनी इस प्रेम कहानी को दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश की, पर दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। अपने माँ बाप से छुपकर बनाज अपने बॉयफ्रेंड रहमत से मिलती रहती थी।
ऐसी ही एक शाम दोनों मॉडर्न ट्यूब स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलकर दोनों जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तब दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय किस किया। बदकिस्मती से या तो किसी जानने वाले ने इस किस को देख लिया या बनाज के पिता वैसे ही बनाज का पीछा करवा रहे थे। जब बनाज के घर वालों को बनाज के इस रिश्ते के बारे में पता चला तो एक बार फिर से उनके परिवार का सम्मान खतरे में आ गया। उन्होंने बनाज को अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए समझाया, पर बनाज के लिए वो भी अब मुमकिन नहीं था। रहमत सुलेमानी बनाज से कितना दिलो जान से प्यार करता था वो हमें कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। जब बनाज के पिता महमूद और उसके चाचा अली आगा महमूद को लगा कि बनाज उनकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं ले रही है, ना ही वो अपने पति के घर जा रही है और ना ही वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ रही है, तब जाकर इन लोगों ने बनाज को सबक सिखाने का फैसला किया। ऐसे ही एक दिन बनाज ने अपने पिता को अपने चाचा से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया, जिसमें वो बनाज का कत्ल करवा देने की बात कर रहे थे और इस काम के लिए इन्होंने 3 लोगों को हायर किया था: मोहम्मद मारिद हामा, मोहम्मद सालेह अली और ओमर हुसैन। न्यू ईयर की शाम को लंदन पुलिस को विंबलडन के एक कैफ़े से बुलावा आया जहां बनाज दारू पीकर उत्पात मचा रही थी। वो ये दावा कर रही थी कि उसके पिता ने उसे खूब सारी शराब पिलाई है और फिर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हाथ में ज़ख्म के निशान भी थे। उसने उसी कैफ़े से खिड़की का कांच तोड़कर भागने की कोशिश भी की थी। यहाँ पर भी पुलिस को बनाज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उल्टा उन्हें लग रहा था कि बनाज ड्रामा कर रही है। बनाज को यहाँ से अस्पताल भेजा गया जहाँ उसके बॉयफ्रेंड रहमत ने उसका ये बयान अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया। نعم تكتب كرشاو قولك مو كنت في الكلاسيك وبيقوح وردة نيو كان في مجادرة بالمساعد بوليس نقاط رابو سعودي جبار استقصها استقصها أنا كرسي لبربون أنا كرسي لبربون يتوبو لا تعرفوا مدارس 22 जनवरी की जल्दी सुबह 3 लोगों के द्वारा बनाज के बॉयफ्रेंड रहमत सुलेमानी को किडनैप करने की कोशिश की गई। ये 3 लोग वही थे जिसके बारे में बनाज ने पुलिस को जानकारी दे रखी थी, जिन्हें बनाज के मौत की सुपारी दी गई थी। दोनों बनाज और उसके बॉयफ्रेंड ने अलग अलग से इस किडनैपिंग के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिक शिकायत दर्ज कर ली और 2 दिन बाद 24 जनवरी को बनाज को अपना बयान देने के लिए बुलाया। इस बार जो बनाज गई वो फिर वापस कभी नहीं लौटी। 24 जनवरी की जल्दी सुबह बनाज के माँ बाप बनाज की छोटी बहन को अपने साथ लेकर घर से निकले। उन्हें बनाज की बहन को स्कूल छोड़ना था और फिर कुछ शॉपिंग करनी थी। बनाज उस वक्त घर में ही सो रही थी। बनाज के माता पिता के जाने के कुछ ही समय के बाद ये तीनों लोग बनाज के घर में आ गए। बनाज अभी तक सोई हुई थी। इन 3 लोगों ने मिलकर अकेली बनाज पर करीब 2 घंटे तक जानवरों जैसा टॉर्चर किया। तीनों ने मिलकर बनाज का रेप किया और उसकी खूब पिटाई की। 2 घंटे तक उसका रेप और टॉर्चर करने के बाद एक पतली रस्सी जैसी किसी चीज़ से बनाज का गला घोंट दिया। बनाज की हत्या करने के बाद इन लोगों ने उसकी लाश को इस सूटकेस में भर दिया और बर्मिंघम के एक पुराने मकान के बगीचे में दफन कर दिया। अगले दिन सुबह ही बनाज के बॉयफ्रेंड ने पुलिस थाने में जाकर बनाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बनाज से मिलने की कोशिश कर रहा था, पर ना ही उसका फ़ोन लग रहा था और ना ही वो पुलिस थाने में हाजिर हुई थी। पुलिस ने रहमत की बात को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि ये दोनों मिलकर बात का बतंगड़ बना रहे हैं। पर रहमत सुलेमानी ने पुलिस का पीछा नहीं छोड़ा। उसने पुलिस को इतना परेशान किया कि आखिरकार पुलिस को बनाज को ढूंढना शुरू करना पड़ा। पुलिस ने बनाज का पूरा घर छान मारा, बनाज के माता पिता का इंटरव्यू लिया। यहीं से पुलिस को शक होना शुरू हुआ, क्योंकि बनाज के माता और पिता दोनों के बयानों में काफ़ी अंतर था। दोनों बनाज के ना मिलने के अलग अलग बहाने सुना रहे थे। पुलिस ने सस्पेक्टेड लोगों की एक लिस्ट बनाई और सभी को बारी बारी पूछताछ के लिए बुलाया। बनाज की गुमशुदगी का केस अब चर्चा में आने लगा था।
इस केस को लोकल पुलिस से लेकर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के होमिसाइड एंड सीरियस क्राइम कमांड को सौंपा गया, जिसको कैरोलिन गुड नाम की एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर लीड कर रही थी। शुरुआत में सबको यही लग रहा था कि बनाज अभी तक जिंदा है और उसे उसके परिवार के द्वारा कहीं पे बंदी बना के रखा गया होगा ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से दूर रह सके। पुलिस ने नोट किया कि इन सभी दिनों में बनाज का फ़ोन एक बार भी एक्टिव नहीं किया गया था और ना ही उसके बैंक अकाउंट में से पैसों की कुछ लेन देन हुई थी। मतलब बनाज कहाँ थी उसके बारे में किसी को पता नहीं था और ना ही उसका फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था और ना ही उसे पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी। पुलिस ने आखिरकार बनाज के पिता और उसके चाचा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपनी पूछताछ में पुलिस को ज़रा सी भी मदद नहीं की, उल्टा पुलिस को लोकल कुर्दिश कम्युनिटी के लोगों से धमकियां मिलने लगी। पुलिस ने 3 शैतानों में से एक को गिरफ्तार किया, मोहम्मद मारिद हामा को। इस गिरफ्तारी में भी सबसे बड़ा हाथ रहमत सुलेमानी का ही था। उसी ने इस दरिंदे की पहचान अपने किडनैपर के तौर पर की। मोहम्मद मारिद ने भी बनाज की गुमशुदगी में अपना हाथ होने की बात को नकार दिया। यहाँ पर पुलिस ने एक ट्रिक इस्तेमाल की। पुलिस ने मोहम्मद के एक जानने वाले को उसके पास मिलने के लिए भेजा और उसके साथ पुलिस ने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया। यहाँ पर मोहम्मद मारिद ने उस व्यक्ति को हर एक चीज़ बता दी कि कैसे उन्होंने बनाज को टॉर्चर किया, उसका रेप किया और बाद में उसे कत्ल कर दिया। साथ ही उसने उस जगह के बारे में भी बता दिया जहाँ उन्होंने बनाज की लाश को छुपाया था। इस बातचीत के दौरान मोहम्मद ने सीधे तौर पर इस कत्ल के लिए बनाज के पिता, उसके चाचा अली आगा महमूद और बनाज के कज़िन दाना अमीन को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मोहम्मद मारिद के बयान को आधार बनाकर और उनके मोबाइल फ़ोन ट्रेसिंग की मदद से उस जगह को ढूंढ निकाला जहां बनाज की लाश को छुपाया गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिरकार 28 अप्रैल साल 2006 के दिन पुलिस ने बनाज की बची कुची लाश को ढूंढ निकाला। बनाज की लाश मिल जाने के बाद अब पुलिस के पास सॉलिड केस था। बनाज के चाचा अली आगा को सबसे पहले मर्डर के जुर्म में चार्ज किया गया, जिसके कुछ महीने बाद अगस्त में बनाज के पिता को भी चार्ज किया गया। बनाज के परिवार को बनाज से कितनी हद तक चीड़ थी उस बात का अंदाज़ा बनाज के अंतिम संस्कार के वक्त पूरे परिवार ने जो ड्रामा किया उससे आप लगा सकते हो। सबसे पहले ये तय किया गया था कि बनाज का अंतिम संस्कार रीजेंट्स पार्क मस्जिद में होगा। पुलिस को भी यही सूचना दी गई। पुलिस जब निर्धारित समय पर उस मस्जिद में पहुंची तब जाकर पता चला कि अंतिम संस्कार की जगह को बदलकर वहां से 9 मील दूर तूटिंग कर दिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर कैरोलिन जब तूटिंग पहुंची तब जाकर देखा कि वहां अंतिम संस्कार जैसा कुछ था ही नहीं। घर वाले बनाज की लाश को बाहर सड़क पर छोड़कर ही अंदर चले गए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वो अंतिम संस्कार करना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ पुलिस के सामने दिखावा कर रहे थे। यहाँ तक कि जहाँ बनाज को दफनाया गया वहाँ ना कोई ग्रेवस्टोन या कोई निशान तक नहीं छोड़ा गया। 26 जून साल 2007 के दिन लोकल कुर्दिश विमेंस राइट कमेटी और पुलिस ने मिलकर बनाज की याद में एक प्रार्थना सभा की और फिर बनाज की कब्र पर ग्रेवस्टोन लगाया गया। इन दोनों क्रियाक्रम के दौरान बनाज के परिवार का एक भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। बनाज की हत्या करने के बाद 3 में से 2 कातिल मोहम्मद सालेह अली और ओमर हुसैन इराक भाग गए थे। अक्टूबर 2007 में लंदन पुलिस को सूचना मिलती है कि मोहम्मद सालेह अली एक हिट एंड रन केस में इराक के सुलेमानिया में पुलिस की कस्टडी में है। जून 2009 में सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस लाया गया। दूसरा कातिल ओमर हुसैन भी इराक के जंगलों में छुपा हुआ था। उसे भी दिसंबर 2007 में अपने ही किसी साथी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसे पैर में गोली लगी। जब वो अस्पताल में इलाज कराने गया तब जाकर उसे भी गिरफ्तार किया गया और वापस लंदन लाया गया। 5 मार्च साल 2007 के दिन बनाज के मर्डर केस की कोर्ट ट्रायल शुरू हुई। बनाज की बड़ी बहन बेखल और उसके बॉयफ्रेंड रहमत ने गवाह के रूप में प्रमुख बयान दिए, जिसके बाद दोनों को लोकल कुर्दिश कम्युनिटी की तरफ से धमकियां भी मिलने लगी। बाद में दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। इतना ही नहीं, बकल हर बार जब भी कोर्ट में आती तो इस तरह पूरा मुंह ढक के बुरखे में आती।
जून 2007 में बनास के पिता और चाचा दोनों को कोर्ट ने बनास के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए पिता को 20 साल और चाचा को 23 साल जेल की सज़ा सुनाई। मोहम्मद हामा, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उसने ट्रायल शुरू होने से पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए उसे 17 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। नवंबर 2010 में मोहम्मद सालेह अली और उमर हुसैन को 22 और 21 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। बनास के कत्ल के बाद सुलेमानी को उसकी हिफाजत के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। सुलेमानी ने बनास को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया था। सिर्फ उसे ही नहीं, ईरान में रह रहे उसके परिवार को भी धमकियां मिल रही थी। उसके बावजूद वो डरा नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर कैरोलिन गुड के बयान के मुताबिक अगर सुलेमानी ने हिम्मत दिखाई नहीं होती तो हमें शायद ये भी पता नहीं चलता कि बनास लापता हुई है। बनास के कातिलों को सज़ा मिलने के बाद भी सुलेमानी को सुकून नहीं मिला। वो कभी भी इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया। बनास की हत्या के 10 साल बाद साल 2016 में सुलेमानी ने भी आत्महत्या कर ली। एक अजीब सी लव स्टोरी का ऐसे दर्दनाक अंत हो गया। तो ये थी बनास महमूद की ऑनर किलिंग की पूरी कहानी। अगर आपका दिल भी इस कहानी को सुनने के बाद रो पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको ऐसी कई और कहानियां सुनने को मिलेगी। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा तो आप मोना हिदारी वाला ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें उसको खुद के पति ने काट कर उसका सर को हाथ में लेकर वो गलियों में घूम रहा था।